तहजीबी एतबार से उस वक्त हिंदुस्तान दौराए पे खड़ा था। मुल्क उस वक्त खालिसी मशरक़ी, नीम मशरक़ी और मगरबी इन 3 गिरोहों में बटा हुआ था। खालिश मशरक़ी गिरोह की अक्सरियत थी, नीम मशरक़ी गिरोह की तादाद कम थी और मगरबी गिरोह अक़लियत में था। खालिश मशरक़ी गिरोह के चेहरे पर खशखशी दाढ़ियाँ थीं, सरों पर दुपट्टे, अम्मामे, दस्तारें, टोपियाँ, पाँव में सलीम शाही जूते, बड़े पायचों के पैजामे। नीम मशरक़ी गिरोह दाढ़ी मुंडाता, शेरवानियाँ, चुस्त पैजामे और मगरबी गिरोह सूट बूट और हैट वगैरह में मौजूद थे। सर सैयद अहमद ख़ान मगरबियत के फ़रोग़ की सही कर रहे थे, लेकिन उस वक्त तक मशरक़ियत इस कदर छाई हुई थी कि मगरबियत हर चंद उभरने के लिए हाथ पांव मार रही थी, मगर कौमी मशरक़ियत उसका गला दबाए हुए थी। वो लिखते हैं, शख्सियत तो बनती है एक जुग बीत जाने से और साला साल खूने जिगर थूकने के बाद। मेरी नौकरी हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हो गई, पॉलिटिकल इकानमी के मुतरजम की हैसियत से, कि हर शय में खैर और खैर में शर का एक अंसर होता है। एक रोज़ नवाब मेहदी यारजंग बहुत घबराए हुए मेरे पास आए और कहा, बड़ा गज़ब हो गया है। होश बिलगिरामी ने सरकार आला तक ये खबर पहुंचा दी कि आपने शाहजादी से बड़े गहरे मरासिम हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि महल में जिस वक्त शाहजादी जोश को रोक रही थी और जोश अज़ल कर रहे थे, उस वक्त मैंने पर्दे के पीछे से ये खुद सुना था कि शाहजादी ने बड़े प्यारे लहजे में उनसे फरमाया था, अगर तुम इस वक्त नहीं रुकोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाय, कैसे बताऊं कि हैदराबाद से रवानगी के वक्त मेरे दिल का क्या आलम था। एक तरफ गमे दौरा और एक तरफ गमे जाना। मेरे माश की शमा बुझकर धुआं दे रही थी और मेरे माशके का चांद घुन कर उदासी बरसा रहा था। बीवी रेल के डब्बे में उदास बैठी थी और महबूबा स्टेशन के रूम में पिछाड़े खा रही थी, और मेरा ये आलम था कि बीवी की नज़र बचा बचा कर वेटिंग रूम जाता, महबूबा को गले लगा कर रोता और आंसू पोंछ पोंछ कर बाहर आता। तुझसे रुखसत की वो शाम, अश्क अफशां हाय हाय, वो उदासी, वो फ़िज़ाए गिरियाए सामा हाय हाय, वो मेरे होठों में कुछ कहने की हसरत वाए शौक़, वो तेरी आँखों में कुछ सुनने का अरमा हाय हाय। मैं अपने डब्बे में सर झुका के बैठ गया। जोश साहब को एक अच्छा सा ओहदा देना चाहता हूँ, मगर 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि वो शराब तर्क कर दें, और दूसरा ये कि रूप सिंह से मिलना छोड़ दें। मैंने कहा, महाराजा से जाके कह दीजिए कि उन्होंने मेरी ज़ात के साथ जिस यगानगी का इज़हार किया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसके बावजूद ना तो मैं शराब ही तर्क करूँगा, ना रूप सिंह ही की मोहब्बत से दस्तबरदार हूँगा। रूप सिंह पर्दे की आड़ से ये बातें सुन रहे थे। मेरा ये आखिरी फ़िक्रा सुनकर वो ये कहते हुए कमरे में आए कि सेक्रेटरी साहब ठहरिए, सरकार से जाकर कह दीजिएगा कि जो शराबी छोड़ देंगे और रूप सिंह से भी मुंह फेर लेंगे। सेक्रेटरी ने पूछा, जो साहब आप क्या कहते हैं? मैंने कहा, मैं शराब और रूप सिंह दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे सरकार की ये दोनों शर्तें मंजूर नहीं थीं। रूप सिंह ने डपट के कहा, तुमको छोड़ना पड़ेंगी ये दोनों चीज़ें। मैंने कहा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और इसी शोर गुल से सेक्रेटरी साहब अरे राम, ऐसी पक्की धुन, ऐसी पक्की दोस्ती कहते हुए रुखसत हो गए। दिल्ली पहुंचा तो मिसेस नायडू बरस पड़ी, कहने लगी, ज़रा इसका नाम तो बताइए जिसने आपको ये खबर दी थी कि सरोजनी मर चुकी है। मैंने हैरान होकर पूछा, ये आप क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा, यह मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप मुझको ज़िंदा समझते तो सीधे मेरे पास आके अपनी बिपता कहते, और
मेरा जवाब सुने बगैर उन्होंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, अगर घोष मुझको ना लिखते तो मुझे ये पता ही ना चलता कि आप धूलपुर में अपने किसी दोस्त रूप सिंह के यहाँ ठहरे हुए हैं। मैंने माजरत के वास्ते लब खोले ही थे। उन्होंने कहा, आपके टेम्परामेंट से वाकिफ़ हूँ, कुछ ना कहिए। मेरी ख्वाबगाह में जाइए, मेरे तकिए के नीचे एक बड़ा सा लिफाफा रखा हुआ है, इसे खोले बगैर अपनी जेब में रख लीजिए, ज़रा संभाल कर रखिएगा ताकि गिर ना जाए। अब आपका ये काम होगा कि दिल्ली से एक नीम अदबी और नीम सरकारी माहनामा निकालेंगे और किसी रियासत की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। मैं इश्तिहार भी दिला दूंगी। मेरे रिसाले का नाम काग़े बुलंद रखना चाहता था। मेरे दोस्त जुल्फ़िकार अली साहब बुखारी ने राय दी कि मैं रिसाले का नाम कलीम रखूं। काग़े बुलंद नाम मुश्किल है। मैंने ये राय मान ली। रिसाला निकालना एक तिजारती अमल है। मेरी साथ पुश्ते भी तिजारत से वाकिफ़ ना थी, इसलिए इब्तदाई मराइल ही में बहुत सा रुपया बर्बाद हो गया और इसके साथ साथ मेरे दिल्ली के अहबाब ने मुझे घेर लिया। रोज़ बोतलें खुलने और दावतें होने लगीं। शेफ नारायण साहब आए, मिजाज पुरसी की उन्होंने कहा, जो साहब मुझको अंदाज़ा हो गया है आप रिसाला नहीं निकाल सकते। मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरे पास अपना ज़ाती छापा खाना भी है, इसलिए आप पसंद करें तो मैं आपको 50% शरीक हो जाऊँ। कलम आपका चलेगा, रुपया मैं लगाऊँगा, और जब तक रिसाला चलने ना लगे 500 रुपया माहाना आपको बतौर पेशगी देता रहूँगा। मैंने इस तजवीज़ को गैबी मदद समझा और फ़ौरन कबूल कर लिया। कलीम अच्छा खासा चलने लगा, माकूल आमदनी होने लगी। मेरे नज़मों के 2 मजमूए भी छप गए। हैदराबाद से वजीफ़ा भी जारी हो गया। ज़िंदगी चैन से गुजरने लगी। 1-2 साल आराम से गुजरने लगे। मेरी ज़िंदगी फिर एक बहरान की जानिब मुड़ गई। एक रोज़ शाम के वक्त शेव नारायण खुश चेहरे के साथ आए और कलीम से अपनी दस्तबरदारी का ऐलान करके कह दिया, कल से आप अपना पर्चा खुद संभालें। यह सच है कि शेव नारायण साहब ने अपने भाइयों के दबाव में आकर ये बात की थी, मगर ये अखलाकी फरीज़ा था कि मुझे कम से कम 3 महीने का नोटिस देते, मगर उन्होंने सिर्फ 12 घंटे का नोटिस देकर अलहदगी इख्तियार कर ली। मैंने उसी ज़माने में अपनी चचाज़ाद बहन के बेटे इल्तिफ़ात अहमद ख़ान से अपनी बेटी सईदा की बड़ी धूमधाम से शादी भी कर दी। आए दिन मेरे ख़िलाफ़ कुफर के फतवे निकला करते और कत्ल की धमकियों के गुमनाम ख़त आया करते थे। खुफिया पुलिस साए की मानिंद मेरा ताक़ुब करती थी और बीवी चिल्लाती रहती थी कि अरे मुंह अंधेरे टहलना छोड़ दो, ना जाने अंधेरे में कौन पीछे से आके छुरी मार दे। मैं कलीम के दौरे आखिर में तहरीक पाकिस्तान का हामी बन गया था और पाकिस्तान की हिमायत में एक बड़े मजमे के सामने गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल की छत के नीचे एक ऐसी घनगरज नज़म पड़ी थी कि हॉल गूंजने लगा था और मेरे सैकड़ों कांग्रेसी दोस्तों को मुझसे बेहद शिकायत पैदा हो गई थी। कलीमी के दौर में एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, जो साहब अगर सोशलिज़म के ख़िलाफ़ नज़में कहना और मज़ामीन लिखना शुरू कर दें तो थोड़ी ही देर में लखपति बन सकते हैं और हुकूमत से खिताब हासिल कर सकते हैं। मैंने कहा, सप्रो साहब आप मेरे बाप के अहबाब में से हैं, मैं आपको अपना बुज़ुर्ग समझता हूँ, लेकिन आप बुरा ना मानें तो इतना अर्ज़ करूँ कि शायरी एक खालिस वजदानी मामला है, इसलिए मुझको ये अमर अपील नहीं करता। अगर मैं हुकूमत या उम्रा की तारीफ़ करूँगा तो दौलतमंद बन जाऊँगा। शायर को जांचना चाहिए उसके मुफीद या मुज़िर असरात की रोशनी में। सियासत अफरंग के 2 रुख। 3.5 या 4 बरस तक अपना माहनामा कलीम को कामयाबी से चलाया। 3.5 या 4 बरस तक अपना माहनामा कलीम को कामयाबी से चलाकर और एक ऐसे रोमानवी अजाब में गिरफ्तार होकर जिसने मेरे हवास छीन लिए थे, मैं दिल्ली की ज़िंदगी छोड़कर मलियाबाद चला गया। और चूंकि मैं रिसाले के काम का नहीं रहा था, मैंने अपने दामाद इल्तिफ़ात अहमद को मैनेजर बना दिया। लेकिन जब यह देखा वो बिल्कुल निखट्टू है, मैंने कलीम बंद करके उसको रिसाले नए अदब में जम कर दिया। मैं गालिबन 1941 में फिर लखनऊ आके रहने लगा। एक रोज़ जब मैं अपने बनारसी बाग के फाटक के सामने वाली कोठी में बैठा, लखनऊ के गवर्नर की तकरीर
रेडियो पे सुन रहा था, जिसमें अहले हिंद से ये अपील की गई थी कि वो इंसानियत के मुस्तकबिल बचाने की खातिर जंग अजीम में बरतानिया की मदद पर कमर बस्ता हो जाएं। उस वक्त मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम ये नज़म लिखी। किस ज़बान से कह रहे हैं आज ऐ सौदागरो, दहर में इंसानियत के नाम को ऊंचा करो। सख्त हैरान हूँ कि महफिल में तुम्हारी और ये जिक्र नौ इंसानी के मुस्तकबिल की अब करते हो फिक्र। जब यहाँ आए थे तुम सौदागरी के वास्ते, नौ इंसानी के मुस्तकबिल से क्या वाकिफ न थे? हिंदियों के जिस्म में क्या रूए आज़ादी न थी? सच बताओ क्या वो इंसानों की आबादी न थी? अपने जुल्म बेनिहायत का फसाना याद है, कंपनी का भी वो दौरे मुजरिमाना याद है। दस्तकारों के अंगूठे काटते फिरते थे तुम, सर्द लाशों से गढ़ों को पाटते फिरते थे तुम। हिजरत सुल्तान दिल्ली का समा भी याद है, शेर दिल टीपू की खौनीन दास्तां भी याद है। वो भगत सिंह अब भी जिसके गम में दिल नाशाद है, उसकी गर्दन में जो डाला था वो फंदा याद है। लेकिन आज इखलाक की तलकीन फरमाते हो तुम, हो ना हो अपने में अब कुव्वत नहीं पाते हो तुम। आजकल तो हर नज़र में रहम का अंदाज है, कुछ तबीयत क्या नसीब दुश्मनान नासाज है। साज क्या उखड़ी के हक के नाम पर मरने लगे, नौ इंसान की हवा ख्वाही का दम भरने लगे। मुजरिमों के वास्ते ज़ैबा नहीं ये शोरिशें, कल यजीद व शमर थे और आज बनते हो हुसैन। खैर ऐ सौदागरो, अब है तो बस इस बात में, वक्त के फरमा के आगे झुका दो गर्दनें। एक कहानी वक्त लिखेगा नए मजमून की, जिसकी सुर्खी को ज़रूरत है तुम्हारे खून की। इस नज़म का छपना था कि आग लग गई, लोग गाते फिरने लगे, आगे आगे लोग होते थे और पीछे पुलिस। मेरी ये नज़म जब बर्लिन रेडियो से ब्रॉडकास्ट हुई तो मेरी शदीद निगरानी होने लगी। जिन लोगों ने यह नज़म पढ़ी वो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन मुझ पर हाथ नहीं डाला गया। एक दिन दोपहर के वक्त पुलिस ने मेरी कोठी पे धावा बो दिया और मेरे घर की तलाशी ली और इंस्पेक्टर साहब कमरे में आ गए। इंस्पेक्टर से मैंने कहा, जनाब मेरा घर खुला हुआ है, आप शौक से एक एक गोशा छान डालें। और इस पर इंस्पेक्टर ने सरगोशी के अंदाज में कहा, मैं आपको एक ऐसी उम्दा नज़म की मुबारकबाद देता हूँ, मैं आपके घर की तलाशी नहीं लूँगा, सिर्फ ज़ाब्ते की खाना पूरी करके चला जाऊँगा। मैंने कहा, पुलिस में रह के आप इस कदर शरीफ हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। उसने कहा, मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूरी नौकरी करता हूँ, मगर मैंने ज़मीर नहीं बेचा, मेरा दिल आप लोगों के साथ है। ये कहकर एक मेज़ पे सर झुकाकर ज़ाब्ते की खाना पूरी के वास्ते कुछ लिखने लगे। इंस्पेक्टर की मशगूलियत से फ़ायदा उठाकर एक मुस्लिम हेड कांस्टेबल साहब ने मेरी टाइम पीस उठा के अपनी जेब में रख ली। चोरी उन्होंने की, मैंने शर्मा कर सर झुका लिया। कुछ दिन फिल्मी दुनिया में। उस वक्त मेरा हाल बस से बदतर होता चला गया। आमदनी कुछ ना थी और बीवी के पास जो कुछ जमा पूंजी थी वो भी दम तोड़ रही थी। मैं उसी आलम में एक रोज़ शाम के वक्त शुगल कर रहा था कि बाज़ार में यकायक क़यामत का हंगामा शुरू हो गया और हर तरफ से मारो 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 की आवाज़ें आने लगीं। मैं बरामदे में जाके झांकने लगा कि देखूं मामला क्या है। इतने में किसी ने ज़ोर ज़ोर से मेरे फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही एक सूरत आशना हिंदू पड़ोसी ने बड़ी घबराहट के साथ कहा, मिस्टर जोश, आप फ़ौरन यहाँ से किसी मुस्लिम मोहल्ले में चले जाएं। किसी ने महात्मा गांधी को गोली मार दी है। हिंदुओं का ख्याल है कि यह काम किसी मुसलमान का है, इसलिए फ़ौरन से चले जाइए। अपनी बेटी की सहेली रिफ़त के मकान में जो भिंडी बाज़ार में था चला गया और वहाँ पहुँचा तो रेडियो पे जवाहरलाल नेहरू का ये ऐलान सुना कि महात्मा जी को एक हिंदू मरहटे
गोडसे ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। इस ऐलान ने मुसलमानों को कत्लेआम से बचाया। अगर इस ऐलान में 5 मिनट की भी ताख़ीर कर देते तो लाखों मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस वक्त आए हुए थे। मैं फ़ौरन उनसे पहुंच गया मिलने। पंडित जी ने मुस्कुरा के कहा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, नौकरी तलाश कर रहा हूँ। इतने में उन्होंने कहा कि आप दिल्ली चले जाइए, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। मौलाना आज़ाद ने कहा, पंडित जी आपको मालूम नहीं ये महकमा सरदार पटेल का है, आप सोच समझ कर जोश साहब को दिल्ली बुलाएं। पंडित जी ने कहा, जोश साहब हमारे शाने से शाना मिलाकर ब्रिटिश एम्पायर से लड़ चुके हैं। पटेल को भी ये बात मालूम होगी और उन्हें मालूम होगी तो मैं उनको बता दूंगा। आप बड़े इत्मीनान के साथ दिल्ली आ जाएं। मौलाना बेचारे पर वज़ीर तालीम का नशा चढ़ चुका था। अफसोस कि मुसलमानों पर हुकूमत का नशा बहुत चढ़ जाता है। और मुझे बहुत सदमा हुआ कि मौलाना मजू बन चुके हैं। 1948 का दौर था और मैं तरकारी फ़रोग करने के इरादे को छोड़कर दिल्ली पहुंचा। स्टेशन से सीधा पंडित जी के पास गया और उन्होंने सरदार पटेल से टेलीफोन पे बात करके मेरी मुलाजमत की बात पक्की कर ली और ये भी वादा कर लिया कि वो रियासतों से मेरी पेंशन भी मुकर्रर करा देंगे। आजकल की इदारत संभालने के बाद जब एक रोज़ पंडित जी से मिलने गया तो उन्होंने पूछा कि आप अपने महकमे के वज़ीर सरदार पटेल से अब तक मिले कि नहीं? मैंने कहा नहीं और ना मिलने का इरादा ही है। पंडित ने पूछा क्यों? मैंने अंग्रेज़ी में जवाब दिया, बिकॉज ही हैज़ गॉट अ क्रिमिनल फेस। ये सुनकर पंडित जी ने बड़ा ज़बरदस्त कहकर लगाया और फिर मुझसे कहा, नहीं नहीं, आपको उनसे ज़रूर मिलना चाहिए, मैं अभी फ़ोन पर आपकी मुलाकात तय कर देता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया, जवाब आया, अभी रवाना कर दीजिए। उनकी कोठी पे पहुंचा। वो धोती बांधे बरामदे में खड़े हुए थे। वो बड़े घाघ आदमी थे और ख़ास वजह सुनकर भाग कर पूछा, आपको मुझसे मिलने का क्यों इश्तियाक था? मैंने कहा, इसलिए कि मैं आपकी बहुत सी बुराइयां सुन चुका हूँ। ये सुनकर वो मुझे कमरे में ले गए। बैठते ही उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा, आपने ये सुना होगा कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूँ। आप जिस कदर खौफनाक बरहना गुफ्तार आदमी हैं, इसी कदर मैं भी हूँ। इसलिए आपसे साफ साफ कहता हूँ कि मैं आपके लिए उन तमाम मुसलमानों की बड़ी इज्जत करता हूँ जिनके ख़ानदान बाहर आके यहाँ आबाद हो गए, लेकिन मैं उन मुसलमानों को पसंद नहीं करता जिनका ताल्लुक़ हिंदू कौम और निचली ज़ातों से था और मुसलमानों की हुकूमत के असर में आके उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने कहा, सरदार साहब, पहली बात तो यह है कि दुनिया के तमाम इंसान एक नस्ल से हैं, ज़ात पात का बिल्कुल कायल नहीं। सरदार की कोठी से अभी निकला था कि मौलाना आज़ाद से मुलाकात हो गई। उन्होंने अपनी मोटर रोक कर मुझे आवाज़ दी और जब मैं अपनी मोटर से उतर कर उनकी मोटर में बैठ गया, उन्होंने मुझे बड़े दर्द अंगेज़ तेवरों से देख के कहा, जोश साहब आप और सरदार पटेल। मैंने सर झुका लिया। इसी के साथ ये ख्याल भी आया कि पाकिस्तान बनाने वालों ने ये क्यों नहीं सोचा कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे उनका असर क्या होगा। वो एक एक मुसलमान को पाकिस्तान क्यों नहीं ले गए। फिर मैंने अपने आप को इस उम्मीद से तसल्ली दी कि नफ़रत की उम्र ज़्यादा नहीं होती, 4 दिन में ये तासुबात ख़त्म हो जाएंगे और सोशलिस्ट हुकूमत आ जाएगी और फिर ये सारी नफ़रतें फ़ना होकर रह जाएंगी और फिर इंसानी बरादरी के दौर का आगाज़ होगा। 1955 में जब मुशायरे के लिए तीसरी बार पाकिस्तान आया तो उस वक्त मेरे दोस्त सैयद अबू तालिब साहब नकवी, जो कि चीफ़ कमिश्नर कराची थे, मुझको पाकिस्तान आ जाने की दावत दे चुके थे, लेकिन इस मरतबा तो पंजे झाड़ के मेरे पीछे पड़ गए कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं। मैं पाकिस्तान आने पे बिल्कुल तैयार न था, लेकिन साफ इनकार नहीं किया, सिर्फ इसलिए कहीं उनका दिल न टूट जाए, और ये कह के टाल दिया कि मैं इस मसले पर गौर करूँगा। उसी असना में उन्होंने अपने घर में मजलिस के तमाम अकाबिर शहर के साथ इस्कंदर मिर्ज़ा साहब को भी बुलाया
और मेरा कलाम सुनवाया। और उस ज़माने में सिकंदर मिर्ज़ा जो भी शामिल थे मुझसे इसरार किया कि मैं पाकिस्तान का बाशिंदा बन जाऊं। उन्होंने मेरे शाने पर हाथ रख कर पूछा, और नेहरू साहब के बाद क्या होगा, ये भी कभी सोचा है? मैंने कहा, खुदा ना करे कि मैं उनके बाद ज़िंदा रहूं। उन्होंने कहा, शायर की ये बड़ी बदबख्ती है कि वो ज़िंदगी के संजीदा मसाइल को भी जज्बात के तराजू में तोला करता है। ये जो साहब आपके बाद हिंदुस्तान में आपके बच्चे दर दर मारे फिरेंगे। उनकी तवील जज्बाती और मंतकी तकरीर ने मेरा दिल दहला दिया और मेरी आंखें खोल दी। और मैं सोचने लगा, मेरे बाद मेरे नाजों के पले बच्चे और मेरी ये शाहाना मजाज रखने वाली बीवी क्या करेगी। नकवी साहब से मैंने कहा, आपने मुझको झंझोड़ दिया है। अगर आप यहाँ मुंतकिल ना हुए तो फिर ज़िंदगी भर पछताएंगे। सुबह उठकर मैंने इस मसले पर दोबारा गौर किया। नकवी साहब के पास गया और उनसे कह दिया, अब मैं हिजरत पे तैयार हो गया हूँ। ये सुनते ही नकवी की बातें खिल गईं। दौड़कर मुझे गले लगा लिया और उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर को तलब करके हुक्म दिया कि जहांगीर रोड पर जो एक बहुत बड़ा प्लाट खाली पड़ा है उसको जोश साहब के नाम अलाट कर दीजिए और इस पर उनका सिनेमा हॉल और मकान तामीर किया जाए, और फला मकाम पर 50 एकड़ ज़मीन भी जोश साहब को अलाट कर दीजिए, वहाँ उनका बाग नस्ब किया। जब उनके हुक्म की तामील हो गई तो दोनों ज़मीन पे मुझको कब्ज़ा दे दिया गया और मेरे चौकीदार झोपड़ियाँ डालकर वहाँ रहने लगे। और जब तमाम लिखा पढ़ी मुकम्मल हो गई, नकवी साहब ने कहा, आप दिल्ली जाकर इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे अपने बाल बच्चों को यहाँ ले आएँ। आपके आते ही सिनेमा की तामीर का काम शुरू करा दूँगा।